नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जयपुर में आज हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जैसलमेर के पूर्व सैनिकों ने उनसे बात की और कहा कि बंदूक दिला दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। देश की सेना ने देश को सम्मान दिलाया है। भारत की सेना दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सेना बन गई है। दुनिया के देश भारत की सराहना कर रहे हैं। मोदी अब आए जब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, अब चौथे पायदान पर है। जल्द ही तीसरे पायदान पर भारत की अर्थव्यवस्था होगी। हमारे लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से लगातार केंद्र में हमारी सरकार है। अगर मैं 11 साल के नेतृत्व की बात करूं तो आप अपने आप में महसूस करते होंगे कि 11 साल के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे वो युवा, हमारे वो सभी लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, आने वाली युवा पीढ़ी को उनको हमें बोध कराना है, उनको हमें बताना है कि हमारे उन बलिदानियों ने किस तरह से काम किया था। कोई भी देश उसके लिए आवश्यक है कि देश के प्रति उसकी भाव और भावना, देश के प्रति उनका लगाव, क्योंकि कोई भी देश अगर उसकी पहचान बनती है तो वहां के नागरिकों के द्वारा बनती है। वहां के नागरिकों के मन में देश के प्रति निष्ठा भाव, देश के प्रति प्रेम कितना आवश्यक है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि राजस्थान की तो पहचान देश नहीं दुनिया में ही अलग है। राजस्थान ये शक्ति और भक्ति की धरती है। इसमें जो संस्कार है, इसमें जो विचार है, क्योंकि महाराणा प्रताप का उन्होंने जो लड़ाई लड़ते हुए ऐसा राजा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जी ने जिस तरह से देश के अंदर जो उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए काम किया, आज दुनिया उसको देखती है, दुनिया उससे प्रेरणा लेती है। राजस्थान की हर जगह इस बात को लेकर के यहाँ की शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की कहानी पूरे दुनिया में कही जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मुझे भी देश में जाने का मौका मिला। राजस्थान के बहाने दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के बारे में जो लोगों के विचार हैं, हमारे देश के बारे में लोगों के जो विचार हैं, आप देखते होंगे दुनिया के वो छोटे छोटे देश तो कभी किसी के आश्रित रहते थे, कभी वो किसी ना किसी के पीछे चलते थे, उनके ऊपर प्रेशर रहता था, दबाव रहता था। और आज देख रहे हैं दुनिया के जो ऐसे देश हैं
वो आज भारत के पीछे चलने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ये भारत का गौरव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो स्थितियां बदली हैं, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सब महसूस कर रहे हैं। पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारे नेतृत्व के अंदर जो क्षमता है, हमारा नेतृत्व जिस तरह से फैसले लेता है, क्योंकि आप सभी को पता है, मेरे सामने वो भी बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी भर नारे लगाए थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मैं कई बार सुनाता हूं कि उन्होंने हमारे जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अधिवेशन, कोई भी बैठक होती थी, हमारे कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जिनको हर बैठक में, हर उसमें प्रस्ताव पास होता था। कभी भी उन मुद्दों को हमने छोड़ा नहीं, हमने उन मुद्दों के साथ चले। और जब चले थे तब लोग कहते थे कि इस दिए में तेल नहीं, राज चलाना खेल नहीं, ये सब कहते थे। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे उन मनीषियों ने कभी वो विचार नहीं त्यागा और सहने 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 बढ़ते हुए आज हम उस मुकाम पर आ गए कि हमारे जो लोगों ने सोचा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बता दिया। मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि कार्यक्रम किस लिए होते हैं, हमेशा मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो दिशा देने के लिए होते हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमको जन से जोड़ने के लिए होते हैं। कभी कभी मैं देखता, क्योंकि मैंने भी आपके साथ लंबे समय काम किया है और मैं आज भी बता सकता हूं कि कौन कितना बात कहेगा और उसकी कितनी पूरी होगी, कितनी नहीं होगी, कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना बताएंगे, कितना नहीं बताएंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह समय कभी नहीं मिलेगा। जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था, उससे पहले मैं युवा मोर्चा के रूप में मैंने काम किया। लेकिन जब मैं कहता था कि युवा मोर्चा के रूप में जब मैंने काम किया है, अगर मैं और कर लेता तो उसका फायदा मुझे मिलता। और अब यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, आप वो कार्यकर्ता हैं, यह समय आपको बाद में नहीं मिलेगा। आप किसी भी भूमिका में होंगे, लेकिन जनता से जुड़ने का समय बाद में आपको नहीं मिलेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें किस तरह से जनता से जुड़ करके काम करना है, अगर वो काम हो गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बहुत लाभकारी होगा। आज अगर कोई मेरे से कहे कि मैं उन कार्यक्रमों में, नीचे वाले कार्यक्रमों में, उन कार्यक्रमों में पहुंच करके सब जगह मेरी उपस्थिति दर्ज कराऊं, या मंच पर बैठे हुए नेता इनसे मैं कहूं कि हमारे उपस्थिति दर्ज कराएं, इनके मन में होते अभी नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संगठन का हमारा ढांचा है और वो ढांचा जिस तरह से बना हुआ है, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी, हमारे संभाग के प्रभारी, हमारे जिलों के प्रभारी, हमारा जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्षों के साथ महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और बूथ के अध्यक्ष, ये हमारी इकाई ऐसी इकाई है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष भी कहेंगे, हमारे 5 महामंत्रियों से, 4 महामंत्री उपाध्यक्षों से जो संभाग के प्रभारी हैं, वो नीचे सिर्फ 4 लोगों को फोन करना है। 4 लोग नीचे जब मंडल में फोन करेंगे, उनको 3-3 लोगों को फोन करना है।
वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले राजस्थान भर के व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने जयपुर में जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस प्रदर्शन में शामिल प्रशिक्षकों की प्रमुख मांग है कि हाल ही में जिनका अनुबंध निरस्त किया गया है उन्हें पुनः कार्य पर नियुक्त किया जाए। प्रशिक्षकों ने आरोप लगाया कि विभाग की नीतियों के कारण उनका रोजगार छिन गया है और वे लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 3 से 16 महीने तक मानदेय अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनका जीवन यापन कठिन हो गया है। प्रशिक्षक यह भी मांग कर रहे हैं कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के अनुबंध की अवधि बढ़ाई जाए ताकि वे स्थायी के साथ सेवाएं भी ले सके। और प्रदर्शन में यह भी बात कही गई कि प्रशिक्षक कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी नियुक्ति पर कोई भी काम नहीं किया गया है। आज का जो धरना प्रदर्शन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है कौशल शिक्षा योजना, उस कौशल शिक्षा योजना के अंतर्गत ये जितने भी जो शिक्षक हैं वो अलग अलग विद्यालय के अंदर अपने कौशल के बारे में विद्यार्थियों को हुनरमंद बना रहे हैं। लेकिन इस भर्ती को इस सरकार ने निकाली थी और निकालने के बाद 7 से 8 महीने का वेटिंग कराने के बाद इन लोगों को मार्च 2025 के अंदर नियोजित किया था, स्कूलों के अंदर भेजा था। लेकिन इन्होंने 3 महीने के बाद वापस इनका टेंडर खत्म करके इनको वापस घर बैठा दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। तो अभी ये बेरोजगार हैं सारे जो कभी शिक्षक हुआ करते थे। बिल्कुल, ये पहले शिक्षक थे लेकिन अब इस सरकार ने क्या कर दिया, इनको बेरोजगार कर दिया गया। तो अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग यह है कि आपने गाइडलाइन के अंदर भी उन स्कूलों के अंदर वोकेशनल कागजों में चला रहे हो तो इन वोकेशनल टीचर को भी स्कूल के अंदर आज ही भेजने का आदेश करवाया जाए। अगर मांगे नहीं मानती है तो फिर क्या किया जाएगा, आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हमारा यही है कि हम सड़कों पे उतरेंगे। जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम यहाँ राजधानी को छोड़कर वापस अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार वाले भी यही भरोसा रख के हमारे को यहाँ पर भेजा था कि आप लोग ज्वाइनिंग होने के बाद ही घर आना। जब हम घर की तरफ से ही हमारे घर वाले बोलते हैं कि आप ज्वाइनिंग होने के बाद ही घर आना, तो हम किसके ऊपर रहें? और सरकार एक तरफ अगर ज्वाइनिंग नहीं देती है तब तक हम यहीं पर आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं। मेरा नाम रघुपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वोकेशनल राजस्थान। मेरा नाम शुभम सिंगरवाल है, प्रदेश प्रवक्ता वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान। ये वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान है, क्या काम करता है ये, किस लिए जो ये बना किस लिए है? देखो, ये वोकेशनल टीचर है 5155 की संख्या में पूरे राजस्थान में कार्यरत हैं, जो कि व्यावसायिक शिक्षा जो सरकारी विद्यालयों में चल रही है उसमें क्या है प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और कौशल शिक्षा देते हैं, जैसे कि विद्यार्थी में एक कौशल विकसित करते हैं जिससे विद्यार्थी आगे चलकर बेरोजगार नहीं रहे और अपना खुद का रोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके या कहीं भी अपने रोजगार के क्या है कि व्यवस्था कर सके, जो कि सरकारी विद्यालयों में इस समय चल रही है। करीब 4155 क्या है कि विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सामंजस्य से यह चल रही है और यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। अब आप आज धरने पे क्यों हैं आप लोग? आज धरने पर इसलिए हैं क्योंकि जो व्यावसायिक शिक्षा चला रहे हैं, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग प्रचार प्रसार कर रही है सरकार, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा का बंटाधार कर रखा है। 3 महीने पहले ज्वाइनिंग दी गई और 3 महीने बाद आज घर बैठा दिया। जो रोजगार की शिक्षा दे रहे हैं उनको ही बेरोजगार कर दिया, इसलिए आज हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले 23 जून को भी हमने धरना दिया था। तब हमें क्या है कि सरकार की तरफ से और शिक्षा संकुल में जो एसपीडी मैडम बैठी हुई है उनकी तरफ से 15 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन 15 दिन में भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। और मांग हमारी सिर्फ छोटी सी मांग है कि हमको रिजॉइनिंग करवाया जाए, लेकिन रिजॉइनिंग की इतनी छोटी सी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। जबकि आपकी जानकारी लिए बताऊं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या है कि घर घर जा कर के हमने व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक किया और उनका एडमिशन दिलवाया और उनको भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं और आप इसमें एडमिशन लें और आपको क्या है कि रोजगारमंद शिक्षा दी जाएगी। लेकिन सरकार ने इस योजना का बंटाधार कर रखा है, हर बार घर बैठा देते। पिछली बार भी हमें 9 महीने घर बैठाने के बाद मार्च में नियुक्ति दी, 3 महीने काम करवाया, उसके बाद फिर घर बैठा दिया। तो ये सरकार की विफलता है कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत से तुरंत रिजॉइनिंग दी जाए। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, आपकी रणनीति पूरी नहीं करती है, तो आगे क्या करेंगे आप? देखो, वैसे अभी के लिए तो ये है कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी
तब तक क्या है कि हम यहाँ से राजधानी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार इस भूल में भी नहीं रहे कि ये कुछ करेंगे भी नहीं। इस बात का भी ध्यान रखें, सरकार की वोट की ताकत भी हमारे पास है, और जो कि ठेका प्रथा द्वारा या सेवा प्रदाता एजेंसी कहते हैं या प्लेसमेंट एजेंसी कहते हैं जिसके थ्रू हमें लगा रखा है, तो सरकार क्या अपना किनारा कर लेती है कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, ये तो कंपनियों के आदमी है। लेकिन हम कार्य सरकारी संस्था में कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी तो हम भी ठेका कर्मी और समस्त विभागों में कई सारे ठेका कर्मी लग रहे हैं, और वोट की ताकत हमारे पास है। आने वाले चुनाव में हम भी बता देंगे कि सरकार कैसे चलती है। क्या नाम है आपका? अनुराधा पारिक। तो किस मुद्दे पर जो है आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैडम, हमारे क्या है, गवर्नमेंट ने हमें व्यवसाय शिक्षा में नियुक्त किया था, तो हमें पहले तो इन्होंने हमें वैकेंसी निकाली, उसके लिए हमें 9 महीने तक घर बिठाए रखा। फिर उसके बाद जैसे हो गई 3 महीने हमने कंप्लीट किया। गर्मी की छुट्टियों में भी हम लोग यहाँ तक हमने पूरा काम किया। गवर्नमेंट टीचर्स स्कूल घर पे बैठे थे, हमने घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार किया कि आपको व्यवसाय शिक्षा का महत्व बताया कि क्या है इसका महत्व, उनको एडमिशन के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद जब 3 महीने हुए और एकदम से 16 जून को हमारे आदेश आ गए कि इस वैकेंसी को निरस्त किया जाता है। तो इसलिए हम चाहते, हमारी क्या गलती थी? जब आपको था कि कंपनी ने किया तो कंपनी से बात करो, आप हमें क्यों घर बैठाया? हमारा तो कुछ वो नहीं था ना इसमें, आप कंपनी से बात करो इस बारे में। टेंडर में ऐसी कोई बात लिखी थी क्या कि कभी भी रद्द कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं था मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि आप अगर गड़बड़ हुई है, कुछ भी हुआ है, तो आप कंपनी से बात करो। हमारी अगर वो भी है तो आप जांच करिए, या फिर पहले करते। अब हमें बेरोजगार होके बैठे, ना प्राइवेट स्कूल वाले देते हमें जॉब, ना हम इधर के रहे, और हम बेरोजगार होकर प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे? उनको पता है कि अब क्या पता इनका कब आ रहा है। सब रोज आए दिन अखबार में आ रही है कि हो सकता है इनका वापस हो जाए, तो ये छोड़ के चले जाएंगे, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी। तो इसलिए फिर हम ना, इस कारण से जो है आपका पूरा भविष्य दाव पे लगा हुआ है। दाव पे लगा हुआ है, और हम बहुत मानसिक रूप से भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज़्यादा। घर पे सब समाज में सब पूछते, स्टाफ में पूछते, मैडम क्यों नहीं आ रहे? स्कूल के बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मैडम क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या जवाब दें हम, क्या बोले? तो और हमारी सबसे मोस्ट चीज़ है कि 3 महीने से हम बिल्कुल सैलरी नहीं है, 1 रुपया भी। 3 महीने से आपको वेतन नहीं दिया है, तो उसके बाद भी हम गर्मी की छुट्टियों में स्कूल जाकर, घर घर जाकर हमने प्रचार प्रसार किया है। उसके बाद हमारे साथ ये है कि हम भूखे से सुबह बैठे हैं यहाँ, और अभी भी हम ना जाएंगे जब तक हमें नियुक्ति पत्र लिखित में नहीं देंगे। हम यहाँ से नहीं जाने वाले। सरकार अभी मांगे पूरी नहीं करती है, तो अब आगे क्या रहेगा? बस यही कि हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हमें। उधर विराटनगर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली केबल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई थानाधिकारी सोहनलाल के नेतृत्व में की, जहां पर गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश और राजू शामिल है। दोनों आरोपियों ने मेड़ क्षेत्र में करीब 900 फीट बिजली केबल बोरवेल से चोरी की थे। थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने केबल चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। वहीं अब आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जयपुर प्रशासक पाक विस्थापितों को नियम और पात्रता अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहा है। इसी के चलते भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 10 पाक विस्थापितों का कई वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। लंबे अरसे बाद नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने पर पाक विस्थापितों की आंखें चमक उठी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। जयपुर के सिविल लाइंस स्थित प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल के आवास पर भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 10 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। साथ ही पूरी प्रक्रिया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जयपुर जिला प्रशासन की ओर से पूरी की गई। माइक नीचे करो, माइक नीचे करो। ठीक है सर। विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, उनकी परिकल्पना, यशस्वी गृह मंत्री जी की परिकल्पना और उनके दृढ़ संकल्प, और राजस्थान के लोकप्रिय विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल जी और हमारे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के 23 दिसंबर 2016 के गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो पीड़ित, शोषित अल्पसंख्यक हिंदू भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देने से संबंधित कार्रवाई निरंतर राजस्थान के विभिन्न शहरों में चल रही है। जोधपुर में ऐसे कार्यक्रम हुए, लेकिन आज जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के अथक प्रयासों से पूर्व में भी यह कार्यक्रम हुआ और आज 10 भाई बहनों को नागरिकता प्रदान की गई है। उनका प्रमाण पत्र उनको हाथ में दिया गया है। उनके चेहरे पर, उनके दिल में जो खुशी थी वो देखने से ही मिलती है। अनेक बार वो वहां प्रताड़ित हुए, उनकी आस्था और आराधना पर कुठाराघात हुआ, उनकी जो अपने आराधना की पद्धति है उस पर कुठाराघात हुआ, भाई बहन पर अत्याचार हुआ और यहाँ तक उनकी स्मिता भी संकट में पड़ गई, तो मजबूरन वो विस्थापित होकर हिंदुस्तान आए, जयपुर में बसे और कोई 9 साल से, कोई 10 साल से यहाँ निवास कर रहे थे। सभी अनिवार्यताएं पूरी होने के उपरांत, सभी तरह का परीक्षण करने के उपरांत कानूनन जो योग्यतम पाए गए हैं उनको भारतीय नागरिकता दी गई है। आज 10 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, जिसमें 3 भाई बहन हैं, एक पति पत्नी है और बाकी दूसरे लोग हैं। मैं उन सब को भारतीय नागरिक होने की बधाई देता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सब को निर्देश किया कि जितने भी हमारे, चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, जो पीड़ित, शोषित अल्पसंख्यक हिंदू यहाँ आए हैं, उनको उनका नागरिकता का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र मिले और इसी के तहत आज ये 10 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं और अब वो भारतीय नागरिक होने के नाते यहाँ निवास करेंगे। उनको पुनः बहुत बहुत बधाई। जिला प्रशासन का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा जोधपुर जिला बहुत ही आलीशान काम कर रहा है। रास्ता खोलो में हम राजस्थान में प्रथम हैं। पिछली बार आपकी पीसी के दौरान ये विषय आया था कि जोधपुर में ड्रेनेज की सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जयपुर में, पिछली बार हमारे जयपुर में अलग से है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि मैं पुनः उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, जिला प्रशासन और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इन लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि वो भारतीय नागरिक होने के नाते रहे और अपना काम धंधा करे, अपनी रोजगारी आगे चलावे। बहुत बहुत बधाई। उधर राजस्थान में विधानसभा के मानसून सत्र को जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारी अब जल्द ही की जाएगी, जहां पर इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवदानी ने भी स्पष्ट कर दिया है, जिसके तहत 1 सितंबर से इसके शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा का मानसून सत्र इस बार शुरू किया जाएगा, जिसकी तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। हालांकि राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आगामी महीने में 1 सितंबर से सत्र शुरू होने वाला है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को लेकर साफ कहा है कि जल्द ही इस मानसून सत्र में जो बिल होंगे उनकी भी जानकारी साझा की जाएगी। 1 सितंबर माननीय अध्यक्ष जी स्पीकर साहब से भी मुलाकात में 2 बार कर दी, उनकी सहमति हो गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी संपर्क किया, उनकी सहमति हो गई है। हमारे जो वरिष्ठ विभिन्न दलों के नेता हैं उनसे भी सहमति लेकर के संभावित 1 सितंबर को सत्र बुलाने की संभावना। तो सर ये कोर समिति वाले ये चल रहा है, वो सर नए बिल आएंगे, काफी आएंगे, काफी बड़ा बिजनेस होगा। बताया ऐसे अनेक बिल आए। उधर भरतपुर के भुसावर में न्यायालय के आदेश पर आर्य महिला विद्यापीठ संस्थान की 4 गाड़ियों को कुर्क कर सील कर दिया है। यह कार्रवाई सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर की गई है। जानकारी के अनुसार न्यायिक कर्मचारी और सहायक नाजिर के संस्थान प्रबंधक को पूर्व सूचना देकर यह कार्रवाई की गई। यह मामला सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर और अन्य देय भुगतान नहीं दिए जाने से जुड़ा हुआ है। संस्थान पर आरोप है कि उसने कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेकर लापरवाही बरती, जिसके चलते यह कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। न्यायिक आदेशों के तहत 4 वाहनों को कुर्क कर उन पर न्यायालय की मुहर लगाई गई है।
सिरोही जिले के सदर थाना क्षेत्र में लुटेरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। माउंट आबू मार्ग पर दिन दहाड़े एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बाइक सवार 4 युवकों ने माउंट आबू से लौट रहे एक युवक पर हमला कर उससे मोबाइल लूट लिया। घटना उस समय हुई जब गुजरात निवासी युवक बाइक से माउंट आबू से लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे 4 अज्ञात हमलावरों ने उसे रोका और उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्रस्तावित क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस बात पर पूरे प्रकरण पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो के कराए जाने की भी इस पर मांग उठाई है। सिंह ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने इस फाइल को तेजी से आगे बढ़ाया, उसमें पारदर्शिता नहीं थी और पूरा मामला संदेह के घेरे में है। उन्होंने चेताया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएगी। और भंवर जितेंद्र सिंह ने वन्य जीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों की लड़ाई की सराहना की और कहा कि उन्हीं के प्रयास के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सीटीएच ड्राफ्ट को खारिज कर दिया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और कल हमने इसका भी एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करा है कि एसआईआर की एक शुरुआत इस मंशा से की गई कि किस तरह से वोटरों को काटा जाए। 65 लाख लगभग वोट बिहार के अंदर काटे गए हैं और एक तरह से आप देखिए कि वोटर आपने काट दिए, कौन वोटर हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन क्यों काटे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चा नहीं करवाना चाहते, तो ये अपने आप मंशा बताता है कि वोट की चोरी कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टियों के विपक्ष के जो एक तरह से पक्ष के वोट हो सकते हैं उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया है कि वो जो वोटर हैं, कौन से वोटर कटे हैं उनके बारे में उसका खुलासा करा जाए, उसके बारे में डिटेल दी जाए कि क्यों उनके वोट कटे हैं। जो हमारे एक संवैधानिक अधिकार है, सबसे बड़ा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। करौली जिले में 570 दिनों से कार्यरत जिला कलेक्टर निराब सक्सेना के प्रशासनिक कार्यकाल के बावजूद मामचारी गांव की दुर्दशा बरकरार है। गांव के शमशान घाट की स्थिति आज भी बेहद खराब है, जहां पर मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी मूलभूत सुविधाओं के तहत मैसर नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार शमशान घाट तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। बरसात के मौसम में कीचड़, कादे और कांटेदार तारों के बीच से शवों को ढूंढना पड़ता है। वहीं सर्दियों में भी अमूमन ऐसे ही हाल है। शमशान के टीन शेड तक नहीं है, जिससे बारिश के दौरान शव को जलाने में भी विलंब होता है। सुविधाओं के नाम पर न तो पानी है, न बिजली है और न ही कोई ठोस ढांचा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।